न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं मीनल और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। स्वागत है आपका देश प्रदेश की खबरों में। तो चलिए डालते हैं नजर आज की ताजी हेडलाइंस पर। रिहायशी इलाकों में मिसाइल ड्रोन के टुकड़े, घरों को नुकसान, दहशत में लोग। जिला बार एसोसिएशन चुनाव का परिणाम घोषित, रामकृष्ण बने अध्यक्ष तो सुधीर बने कोषाध्यक्ष। यूपी में प्रदेश में 8 लाख महिलाएं बनेंगी संपत्ति की मालिक, एक साल में 4 लाख करोड़ की संपत्ति होगी ना। अब डालते हैं नजर खबरों पर विस्तार से। ऑपरेशन सिंदूर से शुरू हुआ भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष शनिवार शाम थम जाने की घोषणा के चंद मिनटों बाद ही टूट गया। पाकिस्तान अपनी नापाक करतूतों से बाज नहीं आया। दिल्ली में सहमति की घोषणा के चंद मिनटों बाद ही जम्मू कश्मीर में सीमा पार से गोलीबारी और ड्रोन हमले फिर शुरू हो गए। श्रीनगर में 40 धमाके हुए, वहीं आरएसपुरा, सांबा, ललियान और रामगढ़ में भी देर रात तक धमाके होते रहे। इन हमलों में कई जगह नुकसान होने की सूचनाएं हैं। मिसाइलों और ड्रोन के टुकड़े गिरने से लोगों में दहशत का माहौल रहा। शहर जम्मू का मिजाज शनिवार की सुबह कुछ अशांत सा था। एक और रात आंखों में काटने वाले लोगों की नींद लगातार गूंजते धमाके और सायरन की आवाजों से नींद तो उड़ चुकी थी, पर सुबह इतनी बेचैनी दे जाएगी ये किसी ने सोचा नहीं था। रात करीब 3 बजे जेट की गड़गड़ाहट ने लोगों को परेशान किया। लगा कि सुबह होने के साथ ये सब थम जाएगा, पर तड़के 5:30 बजे करीब एक फिर धमाके हुए। एयर रेड अलर्ट की सूचना ने कई आशंकाओं को जन्म दे दिया। देखते ही देखते चारों तरफ से धमाके गूंजने लगे। जम्मू के अतिव्यस्त घनी बस्ती वाले रिहायशी इलाके रिहाड़ी, जानीपुर और रूपनगर में मकानों, कारों की क्षतिग्रस्त तस्वीरें वायरल होने लगी। सुबह रेलवे स्टेशन पर लोगों की भीड़ दिखी। सुरक्षित स्थानों पर जाने को लेकर लोगों में चर्चाएं रही। इस सबके बीच पाकिस्तान के दुस्साहस के खिलाफ आक्रोश भी दिखा। शुक्रवार से शनिवार की सुबह तक 4 बार शहर में ब्लैकआउट किया गया। रात 12 बजे से 1 बजे के बीच हुए धमाकों के बाद भोर में 4 बजे तक शांति थी, पर उसके बाद एक बार एक कर धमाकों का सिलसिला शुरू हुआ। तो कभी एक बार में 4 तो कभी लगातार होता रहा। सुबह 11 बजे तक धमाकों की गूंज सुनाई देनी रही। दुकानें कम खुली रही। माहौल के सवाल पर बालचीत मगोत्रा कहते हैं कि डरना क्या है जी, ये पाकिस्तान है, इससे तो हमारी सेना निपट लेगी, बस इन्हें घुसने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। पक्का डंगा पर भी सन्नाटा पसरा था। आधी से ज्यादा दुकानें बंद थी। पुस्तक विक्रेता राहुल महाजन कहते हैं, सुबह से जो भी खबरें मिली है उसमें लोगों को परेशान किया है, इसलिए लोगों ने खुद ही दुकान बंद करने का फैसला कर लिया। अब आगे बढ़ते हुए देखते हैं अगली खबर। मुजफ्फरपुर जिला बार एसोसिएशन के कल से जारी मतगणना का परिणाम आधी रात के बाद घोषित हुआ। करीब 15 घंटे तक चले मतगणना में रामकृष्ण ठाकुर अध्यक्ष बन गए। उन्होंने कांटे की लड़ाई में अपने प्रतिद्वंदी अजय नारायण को हराया। वहीं महासचिव के पद पर सचिदानंद सिंह ने कब्जा किया। उन्होंने कड़े मुकाबले में प्रवीण कुमार को हराया, जबकि सुधीर कुमार ओझा जिला बार एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष के पद पर काबिज हुए। नए जीते हुए लोगों को जिला के अधिवक्ताओं ने बधाई दी। 9 मई को जिला बार एसोसिएशन का मतदान हुआ था और मतगणना 10 मई को शुरू हुई, जो कि रात के 1:30 बजे समाप्त हुई। वहीं इसी परिणाम के आने के बाद जहां जीते हुए खेमे के लोगों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी, वहीं हारे हुए प्रत्याशी में मायूसी छा गई। वर्तमान अध्यक्ष रामकृष्ण ठाकुर ने जहां दोबारा अध्यक्ष पद पर कब्जा जमाया है और उन्होंने इस बार पूरी दमखम के साथ मैदान में आए अजय नारायण को हरा दिया। पूर्व महासचिव प्रवीण कुमार सिंह को हार मिली है और उन्हें सच्चिदानंद सिंह ने हरा दिया, जो कि बिहार स्टेट बार काउंसिल का सदस्य भी थे। करीब 15 घंटे तक चले मतगणना में रामकृष्ण ठाकुर अध्यक्ष बन गए। उन्होंने कांटे की लड़ाई में अपने प्रतिद्वंदी अजय नारायण को हराया। वहीं महासचिव के पद पर सच्चिदानंद सिंह ने कब्जा किया। उन्होंने कड़े मुकाबले में प्रवीण कुमार को हराया, जबकि सुधीर कुमार ओझा जिला बार एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष के पद पर काबिज हुए। नए जीते हुए लोगों को जिला के अधिवक्ताओं ने बधाई दी। 9 मई को जिला बार एसोसिएशन का मतदान हुआ था और मतगणना 10 मई को शुरू हुई, जो कि रात के 1:30 बजे समाप्त हुई। वहीं इसी परिणाम के आने के बाद जहां जीते हुए खेमे के लोगों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी, वहीं हारे हुए प्रत्याशी में मायूसी छा गई। वर्तमान अध्यक्ष रामकृष्ण ठाकुर ने जहां दोबारा अध्यक्ष पद पर कब्जा जमाया है और उन्होंने इस बार पूरी दमखम के साथ मैदान में आए अजय नारायण को हरा दिया। पूर्व महासचिव प्रवीण कुमार सिंह को हार मिली है और उन्हें सच्चिदानंद सिंह ने हरा दिया, जो कि बिहार स्टेट बार काउंसिल का सदस्य भी थे।
करीब 15 घंटे तक चले मतगणना में रामकृष्ण ठाकुर अध्यक्ष बन गए। उन्होंने कांटे की लड़ाई में अपनी प्रतिद्वंदी अजय नारायण को हराया। वहीं महासचिव के पद पर सच्चिदानंद सिंह ने कब्जा किया। उन्होंने कड़े मुकाबले में प्रवीण कुमार को हराया, जबकि सुधीर कुमार ओझा जिला बार एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष के पद पर काबिज हुए। नए जीते हुए लोगों को जिला के अधिवक्ताओं ने बधाई दी। 9 मई को जिला बार एसोसिएशन का मतदान हुआ था और मतगणना 10 मई को शुरू हुई, जो कि रात के 1:30 बजे समाप्त हुई। वहीं इसी परिणाम के आने के बाद जहां जीते हुए खेमे के लोगों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी, वहीं हारे हुए प्रत्याशी में मायूसी छा गई। वर्तमान अध्यक्ष रामकृष्ण ठाकुर ने जहां दोबारा अध्यक्ष पद पर कब्जा जमाया है और उन्होंने इस बार पूरी दमखम के साथ मैदान में आए अजय नारायण को हरा दिया। पूर्व महासचिव प्रवीण कुमार सिंह को हार मिली है और उन्हें सच्चिदानंद सिंह ने हरा दिया, जो कि बिहार स्टेट बार काउंसिल का सदस्य भी थे। अब आगे बढ़ते और देखते अगली। सीएम योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं को 1 करोड़ रुपए तक की संपत्ति खरीदने में 1% अतिरिक्त स्टॉम्प शुल्क में छूट देने को कहा है। इसका लाभ कम से कम 8 लाख महिलाओं को मिलेगा। 1 करोड़ रुपए तक की रजिस्ट्री पर स्टॉम्प शुल्क में 1% छूट का फैसला प्रभावी होने के बाद महिलाओं के नाम संपत्ति का आंकड़ा तेजी से बढ़ने की उम्मीद है। अनुमान है कि वर्ष में करीब 4 लाख करोड़ की संपत्ति महिलाओं के नाम कर्ज होगी। प्रदेश में पारिवारिक संपत्ति में महिलाओं को समान अधिकार देने वाले नियमों से पिछले 3 वर्षों में करीब 3.5 लाख संपत्तियां बहन बेटियों के नाम की गई है। राज्य सरकार की इस पहल से महिलाओं की वित्तीय सुरक्षा और स्वायत्तता बढ़ी है। स्टाम्प एवं पंजीयन विभाग ने रक्त संबंध में संपत्ति दान करने के लिए सिर्फ 5,000 की फीस तय की थी। इससे पारिवारिक संपत्ति में महिलाओं की हिस्सेदारी व उनके अधिकार के लिए राज्य में बनाए गए नियमों ने उन्हें सही मायने में मालकिन बना दिया। इस फैसले का ही असर है कि 3 वर्ष में लगभग 3.5 लाख संपत्तियों पर बेटियों और बहनों का हक पिता व भाइयों ने उनके नाम कर दिया है। वही 2022 से पहले करीब 60,000 की संपत्तियों पर महिलाओं को विधिक अधिकार मिल पाता था। स्टॉम्प शुल्क में छूट देने को कहा है। इसका लाभ कम से कम 8 लाख महिलाओं को मिलेगा। 1 करोड़ रुपए तक की रजिस्ट्री पर स्टॉम्प शुल्क में 1% छूट का फैसला प्रभावी होने के बाद महिलाओं के नाम संपत्ति का आंकड़ा तेजी से बढ़ने की उम्मीद है। अनुमान है कि वर्ष में करीब 4 लाख करोड़ की संपत्ति महिलाओं के नाम कर्ज होगी। प्रदेश में पारिवारिक संपत्ति में महिलाओं को समान अधिकार देने वाले नियमों से पिछले 3 वर्षों में करीब 3.5 लाख संपत्तियां बहन बेटियों के नाम की गई है। राज्य सरकार की इस पहल से महिलाओं की वित्तीय सुरक्षा और स्वायत्तता बढ़ी है। स्टाम्प एवं पंजीयन विभाग ने रक्त संबंध में संपत्ति दान करने के लिए सिर्फ 5,000 की फीस तय की थी। इससे पारिवारिक संपत्ति में महिलाओं की हिस्सेदारी व उनके अधिकार के लिए राज्य में बनाए गए नियमों ने उन्हें सही मायने में मालकिन बना दिया। इस फैसले का ही असर है कि महज 3 वर्ष में लगभग 3.5 लाख संपत्तियों पर बेटियों और बहनों का हक पिता व भाइयों ने उनके नाम कर दिया है। वही 2022 से पहले करीब 60,000 की संपत्तियों पर महिलाओं को विधिक अधिकार मिल पाता था। स्टॉम्प शुल्क में छूट देने को कहा है। इसका लाभ कम से कम 8 लाख महिलाओं को मिलेगा। 1 करोड़ रुपए तक की रजिस्ट्री पर स्टॉम्प शुल्क में 1% छूट का फैसला प्रभावी होने के बाद महिलाओं के नाम संपत्ति का आंकड़ा तेजी से बढ़ने की उम्मीद है। अनुमान है कि वर्ष में करीब 4 लाख करोड़ की संपत्ति महिलाओं के नाम कर्ज होगी। प्रदेश में पारिवारिक संपत्ति में महिलाओं को समान अधिकार देने वाले नियमों से पिछले 3 वर्षों में करीब 3.5 लाख संपत्तियां बहन बेटियों के नाम की गई है। राज्य सरकार की इस पहल से महिलाओं की वित्तीय सुरक्षा और स्वायत्तता बढ़ी है। स्टाम्प एवं पंजीयन विभाग ने रक्त संबंध में संपत्ति दान करने के लिए सिर्फ 5,000 की फीस तय की थी। इससे पारिवारिक संपत्ति में महिलाओं की हिस्सेदारी व उनके अधिकार के लिए राज्य में बनाए गए नियमों ने उन्हें सही मायने में मालकिन बना दिया। इस फैसले का ही असर है कि महज 3 वर्ष में लगभग 3.5 लाख संपत्तियों पर बेटियों और बहनों का हक पिता व भाइयों ने उनके नाम कर दिया है। वही 2022 से पहले करीब 60,000 की संपत्तियों पर महिलाओं को विधिक अधिकार मिल पाता था। अब अगली खबर। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से सनसनीखेज खबर सामने आई है। घरेलू कलह से परेशान एक युवक ने पत्नी की हत्या कर दी। 4 महीने के मासूम बेटे की भी हत्या की आशंका है। आरोपी युवक ने वारदात को अंजाम देने के बाद खुद भी जान दे दी। 2 दिन सभी के शव कमरे के अंदर पड़े रहे। शनिवार दोपहर बदबू आने पर मकान मालिक ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दरवाजा तोड़कर तीनों के शव निकाले। जानकारी के अनुसार कालिंजर थाना क्षेत्र के रामनगर निवासी जितेंद्र, जो कि महज 23 साल के अहमदाबाद में काम करते थे,
वह उत्तरा के आजाद नगर में पत्नी गौरा और 4 महीने के बेटे बाबू के साथ किराए के कमरे में रहता था। जितेंद्र ने गुरुवार रात पत्नी गौरा का चाकू से गला रेत दिया। कमरे में 4 महीने के बेटे बाबू का भी शव मिला। आशंका है कि पिता ने ही उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद खुद फंदा लगाकर जान दे दी। आजाद नगर मोहल्ले में हुई घटना में मृतक जितेंद्र का लिखा हुआ सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। इसमें उसने सास ममता देवी और ससुर शिवालिया पर मारपीट करने आरोप लगाया है। उसने लिखा है कि सास मुकदमे में फंसाने की धमकी देती है, वही बहुत परेशान है, उसे पास मरने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। पुलिस सुसाइड नोट की जांच कर रही है। उधर क्षेत्र अधिकारी प्रवीण कुमार यादव ने बताया कि मौके पर कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। जितेंद्र ने मोबाइल पर अपने भाई को लिखकर भेजा था, उसी की कॉपी भाई ने दी है। जांच में पता चला कि बृहस्पतिवार की रात पति पत्नी में विवाद हुआ था। इससे पहले भी विवाद होता था। इसी के चलते युवक ने पहली पत्नी को चाकू से गला काटकर हत्या कर दी। प्रथम दृष्टया बच्चे को गला दबाकर मारने की आशंका है। वारदात को अंजाम देकर युवक ने फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। मामले की जांच अभी भी जारी है। घरेलू कलह से परेशान एक युवक ने पत्नी की हत्या कर दी। 4 महीने के मासूम बेटे की भी हत्या की आशंका है। आरोपी युवक ने वारदात को अंजाम देने के बाद खुद भी जान दे दी। 2 दिन सभी के शव कमरे के अंदर पड़े रहे। शनिवार दोपहर बदबू आने पर मकान मालिक ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दरवाजा तोड़कर तीनों के शव निकाले। जानकारी के अनुसार कालिंजर थाना क्षेत्र के रामनगर निवासी जितेंद्र, जो कि महज 23 साल के अहमदाबाद में काम करते थे, वह उत्तरा के आजाद नगर में पत्नी गौरा और 4 महीने के बेटे बाबू के साथ किराए के कमरे में रहता था। जितेंद्र ने गुरुवार रात पत्नी गौरा का चाकू से गला रेत दिया। कमरे में 4 महीने के बेटे बाबू का भी शव मिला। आशंका है कि पिता ने ही उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद खुद फंदा लगाकर जान दे दी। आजाद नगर मोहल्ले में हुई घटना में मृतक जितेंद्र का लिखा हुआ सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। इसमें उसने सास ममता देवी और ससुर शिवालिया पर मारपीट करने आरोप लगाया है। उसने लिखा है कि सास मुकदमे में फंसाने की धमकी देती है, वही बहुत परेशान है, उसे पास मरने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। पुलिस सुसाइड नोट की जांच कर रही है। उधर क्षेत्र अधिकारी प्रवीण कुमार यादव ने बताया कि मौके पर कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। जितेंद्र ने मोबाइल पर अपने भाई को लिखकर भेजा था, उसी की कॉपी भाई ने दी है। जांच में पता चला कि बृहस्पतिवार की रात पति पत्नी में विवाद हुआ था। इससे पहले भी विवाद होता था। इसी के चलते युवक ने पहली पत्नी को चाकू से गला काटकर हत्या कर दी। प्रथम दृष्टया बच्चे को गला दबाकर मारने की आशंका है। वारदात को अंजाम देकर युवक ने फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। मामले की जांच अभी भी जारी है। घरेलू कलह से परेशान एक युवक ने पत्नी की हत्या कर दी। 4 महीने के मासूम बेटे की भी हत्या की आशंका है। आरोपी युवक ने वारदात को अंजाम देने के बाद खुद भी जान दे दी। 2 दिन सभी के शव कमरे के अंदर पड़े रहे। शनिवार दोपहर बदबू आने पर मकान मालिक ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दरवाजा तोड़कर तीनों के शव निकाले। जानकारी के अनुसार कालिंजर थाना क्षेत्र के रामनगर निवासी जितेंद्र, जो कि महज 23 साल के अहमदाबाद में काम करते थे, वह उत्तरा के आजाद नगर में पत्नी गौरा और 4 महीने के बेटे बाबू के साथ किराए के कमरे में रहता था। जितेंद्र ने गुरुवार रात पत्नी गौरा का चाकू से गला रेत दिया। कमरे में 4 महीने के बेटे बाबू का भी शव मिला। आशंका है कि पिता ने ही उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद खुद फंदा लगाकर जान दे दी। आजाद नगर मोहल्ले में हुई घटना में मृतक जितेंद्र का लिखा हुआ सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। इसमें उसने सास ममता देवी और ससुर शिवालिया पर मारपीट करने आरोप लगाया है। उसने लिखा है कि सास मुकदमे में फंसाने की धमकी देती है, वही बहुत परेशान है, उसे पास मरने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। पुलिस सुसाइड नोट की जांच कर रही है। उधर क्षेत्र अधिकारी प्रवीण कुमार यादव ने बताया कि मौके पर कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। जितेंद्र ने मोबाइल पर अपने भाई को लिखकर भेजा था, उसी की कॉपी भाई ने दी है। जांच में पता चला कि बृहस्पतिवार की रात पति पत्नी में विवाद हुआ था। इससे पहले भी विवाद होता था। इसी के चलते युवक ने पहली पत्नी को चाकू से गला काटकर हत्या कर दी। प्रथम दृष्टया बच्चे को गला दबाकर मारने की आशंका है। वारदात को अंजाम देकर युवक ने फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। मामले की जांच अभी भी जारी है। अब डालते हैं नजर अगली खबर। भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष शुरू हुआ। 4 दिन तक दोनों देशों के बीच सीमा पर ड्रोन और मिसाइल हमले होते रहे। सीमावर्ती इलाकों में ड्रोन धमाके की आवाजें सुनाई दी। क्षेत्रों को हाई अलर्ट पर रखा गया। कई शहरों में ब्लैकआउट हुआ। इस बीच शनिवार शाम को भारत पाकिस्तान के बीच 4 दिनों से जारी संघर्ष विराम की घोषणा हुई। 4 दिनों तक सीमा पार से ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद भारत और पाकिस्तान ने शनिवार को भूमि, वायु और समुद्र में सभी शत्रुआएं तत्काल समाप्त करने पर सहमति व्यक्त की। इसका दावा सबसे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सोशल मीडिया अकाउंट ट्रुथ सोशल पर किया।
इसके बाद भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने इसकी आधिकारिक पुष्टि की। हालांकि उन्होंने इसमें किसी भी तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप से इनकार किया। इस घोषणा के 4 घंटे बाद ही संघर्ष विराम टूट गया। पाकिस्तान अपने नापाक इरादों से बाज नहीं आया और जम्मू कश्मीर में सीमा पार से गोलाबारी और ड्रोन हमले फिर शुरू कर दिए। इन हमलों का भारतीय सेना ने माकूल जवाब दिया है। सीज फायर के बाद भी दोनों देशों के बीच तनाव कम नहीं हुआ। 4 दिन तक दोनों देशों के बीच सीमा पर ड्रोन और मिसाइल हमले होते रहे। सीमावर्ती इलाकों में ड्रोन धमाके की आवाजें सुनाई दी। क्षेत्रों को हाई अलर्ट पर रखा गया। कई शहरों में ब्लैकआउट हुआ। इस बीच शनिवार शाम को भारत पाकिस्तान के बीच 4 दिनों से जारी संघर्ष विराम की घोषणा हुई। 4 दिनों तक सीमा पार से ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद भारत और पाकिस्तान ने शनिवार को भूमि, वायु और समुद्र में सभी शत्रुआएं तत्काल समाप्त करने पर सहमति व्यक्त की। इसका दावा सबसे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सोशल मीडिया अकाउंट ट्रुथ सोशल पर किया। इसके बाद भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने इसकी आधिकारिक पुष्टि की। हालांकि उन्होंने इसमें किसी भी तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप से इनकार किया। इस घोषणा के 4 घंटे बाद ही संघर्ष विराम टूट गया। पाकिस्तान अपने नापाक इरादों से बाज नहीं आया और जम्मू कश्मीर में सीमा पार से गोलाबारी और ड्रोन हमले फिर शुरू कर दिए। इन हमलों का भारतीय सेना ने माकूल जवाब दिया है। सीज फायर के बाद भी दोनों देशों के बीच तनाव कम नहीं हुआ। 4 दिन तक दोनों देशों के बीच सीमा पर ड्रोन और मिसाइल हमले होते रहे। सीमावर्ती इलाकों में ड्रोन धमाके की आवाजें सुनाई दी। क्षेत्रों को हाई अलर्ट पर रखा गया। कई शहरों में ब्लैकआउट हुआ। इस बीच शनिवार शाम को भारत पाकिस्तान के बीच 4 दिनों से जारी संघर्ष विराम की घोषणा हुई। 4 दिनों तक सीमा पार से ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद भारत और पाकिस्तान ने शनिवार को भूमि, वायु और समुद्र में सभी शत्रुआएं तत्काल समाप्त करने पर सहमति व्यक्त की। इसका दावा सबसे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सोशल मीडिया अकाउंट ट्रुथ सोशल पर किया। इसके बाद भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने इसकी आधिकारिक पुष्टि की। हालांकि उन्होंने इसमें किसी भी तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप से इनकार किया। इस घोषणा के 4 घंटे बाद ही संघर्ष विराम टूट गया। पाकिस्तान अपने नापाक इरादों से बाज नहीं आया और जम्मू कश्मीर में सीमा पार से गोलाबारी और ड्रोन हमले फिर शुरू कर दिए। इन हमलों का भारतीय सेना ने माकूल जवाब दिया है। सीज फायर के बाद भी दोनों देशों के बीच तनाव कम नहीं हुआ। अब आगे बढ़ते हुए देखते अगली खबर। सुबह गुरबानी की जगह धमाकों की आवाज से हुई। शनिवार सुबह 5 बजे से 5:30 बजे के बीच पाकिस्तान की ओर से अटारी बॉर्डर के पास के गांव की तरफ 25 ड्रोन दागे गए। वायु रक्षा प्रणाली ने इसे नष्ट कर दिया है, जिससे कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। नष्ट होने के बाद ड्रोन गांव वडाला, छहट्टा इलाका, गांव भिट्टेवड, गांव मुगलानी, कोट, राजसासी सहित कई अन्य जगहों पर गिरे। इससे एक बार तो हड़कंप मच गया। फिर लोग टूटे हुए टुकड़ों को देखने पहुंचने लगे। लोगों के मन में डर का माहौल है, लेकिन वे अपने घर और गांव में डटे हुए हैं। गांव भिट्टेवड के जगबीर सिंह कहते हैं कि वे किसी भी सूरत में अपना आशियाना छोड़कर जाने को तैयार नहीं है। सेना के साए में वे खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तरन तारन में भी पाकिस्तान ने पट्टी के गांव भट्टे भैनी के बीएसएफ हेडक्वार्टर को लक्ष्य बनाकर करीब आधे घंटे में 20 से 22 ड्रोन हमले किए। इसे सेना ने विफल कर दिया। यही नहीं, माझा और मालवा को आपस में जोड़ने वाले हरिकेपेट्टन पुल को 4 से 6 मिसाइलों से उड़ाने का प्रयास किया गया। वायु रक्षा प्रणाली ने इसे नष्ट कर दिया है, जिससे कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। नष्ट होने के बाद ड्रोन गांव वडाला, छहट्टा इलाका, गांव भिट्टेवड, गांव मुगलानी, कोट, राजसासी सहित कई अन्य जगहों पर गिरे। इससे एक बार तो हड़कंप मच गया। फिर लोग टूटे हुए टुकड़ों को देखने पहुंचने लगे। लोगों के मन में डर का माहौल है, लेकिन वे अपने घर और गांव में डटे हुए हैं। गांव भिट्टेवड के जगबीर सिंह कहते हैं कि वे किसी भी सूरत में अपना आशियाना छोड़कर जाने को तैयार नहीं है। सेना के साए में वे खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तरन तारन में भी पाकिस्तान ने पट्टी के गांव भट्टे भैनी के बीएसएफ हेडक्वार्टर को लक्ष्य बनाकर करीब आधे घंटे में 20 से 22 ड्रोन हमले किए। इसे सेना ने विफल कर दिया। यही नहीं, माझा और मालवा को आपस में जोड़ने वाले हरिकेपेट्टन पुल को 4 से 6 मिसाइलों से उड़ाने का प्रयास किया गया। वायु रक्षा प्रणाली ने इसे नष्ट कर दिया है, जिससे कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। नष्ट होने के बाद ड्रोन गांव वडाला, छहट्टा इलाका, गांव भिट्टेवड, गांव मुगलानी, कोट, राजसासी सहित कई अन्य जगहों पर गिरे। इससे एक बार तो हड़कंप मच गया। फिर लोग टूटे हुए टुकड़ों को देखने पहुंचने लगे। लोगों के मन में डर का माहौल है, लेकिन वे अपने घर और गांव में डटे हुए हैं। गांव भिट्टेवड के जगबीर सिंह कहते हैं कि वे किसी भी सूरत में अपना आशियाना छोड़कर जाने को तैयार नहीं है। सेना के साए में वे खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तरन तारन में भी पाकिस्तान ने पट्टी के गांव भट्टे भैनी के बीएसएफ हेडक्वार्टर को लक्ष्य बनाकर करीब आधे घंटे में 20 से 22 ड्रोन हमले किए। इसे सेना ने विफल कर दिया। यही नहीं, माझा और मालवा को आपस में जोड़ने वाले हरिकेपेट्टन पुल को 4 से 6 मिसाइलों से उड़ाने का प्रयास किया गया।
अब आगे बढ़ते और देखते अगली खबर। देश भर में मौसम का मिला जुला असर दिखाई दे रहा है। उत्तर मध्य और पश्चिम भारत के कई राज्यों में गर्मी कहर बरपा रही है और पारा 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। वहीं पूर्वोत्तर और दक्षिणी राज्यों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 से 5 दिनों के अंदर उत्तर पश्चिम भारत में अधिकतम तापमान 4 से 6 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ेगा। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, ओडिशा और झारखंड में भी तापमान में 2 से 4 डिग्री तक बढ़ोतरी हो सकती है। इन इलाकों में लू चलने की भी चेतावनी जारी की गई। खासकर 11 से 15 मई के बीच पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों में गर्म हवाएं लोगों को बेहाल कर सकती है। देश के उत्तरी इलाकों में 2 सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम में बड़ी हलचल की संभावना है। एक विक्षोभ उत्तरी पाकिस्तान के पास चक्रवातीय परिसंचरण के रूप में सक्रिय है, जबकि दूसरा ट्रफ के रूप में बना हुआ है। इसके कारण 11 और 12 मई को जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने, बिजली चमकने और हल्की सी मध्यम बारिश होने की संभावना है। मैदानी राज्यों पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में भी इसी दौरान आंधी और बूंदाबांदी हो सकती है। वहीं पूर्वोत्तर और दक्षिणी राज्यों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 से 5 दिनों के अंदर उत्तर पश्चिम भारत में अधिकतम तापमान 4 से 6 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ेगा। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, ओडिशा और झारखंड में भी तापमान में 2 से 4 डिग्री तक बढ़ोतरी हो सकती है। इन इलाकों में लू चलने की भी चेतावनी जारी की गई। खासकर 11 से 15 मई के बीच पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों में गर्म हवाएं लोगों को बेहाल कर सकती है। देश के उत्तरी इलाकों में 2 सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम में बड़ी हलचल की संभावना है। एक विक्षोभ उत्तरी पाकिस्तान के पास चक्रवातीय परिसंचरण के रूप में सक्रिय है, जबकि दूसरा ट्रफ के रूप में बना हुआ है। इसके कारण 11 और 12 मई को जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने, बिजली चमकने और हल्की सी मध्यम बारिश होने की संभावना है। मैदानी राज्यों पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में भी इसी दौरान आंधी और बूंदाबांदी हो सकती है। वहीं पूर्वोत्तर और दक्षिणी राज्यों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 से 5 दिनों के अंदर उत्तर पश्चिम भारत में अधिकतम तापमान 4 से 6 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ेगा। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, ओडिशा और झारखंड में भी तापमान में 2 से 4 डिग्री तक बढ़ोतरी हो सकती है। इन इलाकों में लू चलने की भी चेतावनी जारी की गई। खासकर 11 से 15 मई के बीच पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों में गर्म हवाएं लोगों को बेहाल कर सकती है। देश के उत्तरी इलाकों में 2 सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम में बड़ी हलचल की संभावना है। एक विक्षोभ उत्तरी पाकिस्तान के पास चक्रवातीय परिसंचरण के रूप में सक्रिय है, जबकि दूसरा ट्रफ के रूप में बना हुआ है। इसके कारण 11 और 12 मई को जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने, बिजली चमकने और हल्की सी मध्यम बारिश होने की संभावना है। मैदानी राज्यों पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में भी इसी दौरान आंधी और बूंदाबांदी हो सकती है। तो फिलहाल वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे और जानेंगे दुनिया भर की तमाम खबरें। तब तक के लिए आप देखते रहिए MNS न्यूज टीवी और आगे की खबरों के लिए आप बने रहे मेरी सहयोगी श्रद्धा तिवारी के साथ। नमस्कार। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज।